करना है, इसके लिए दूसरी तिथि बहन तय कर देंगी, उस पे हम कर देंगे। आज हमने कोशिश बहुत की, लेकिन वो आज असंभव लग रहा है, तो इसके लिए फिर कोई दूसरी तिथि आप निश्चित करेंगे, तो उस पर हम मुजफ्फरनगर की बहनें वो कार्य संपन्न कर देंगे। जी ओम, इसी के साथ बड़ी जोर से एक बार और हंसते हुए वाह! जी ओम, धन्यवाद रंजना बहन का, भाई मुन्नीलाल जी का और रमेश चंद मेहरा जी का कि कल जो हुआ वो हमारे सदन में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत अच्छे से पहले खुद को आदर्श बनाना होगा, तभी हम कुछ आदर्श कार्य कर पाएंगे। इसी के साथ मेरी वाणी से किसी को कोई कष्ट हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगी, कोई त्रुटि रही हो उसके लिए भी। जी ओम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बहुत अच्छा करवाया आज आपने, योग प्राणायाम सभी क्रियाएं ध्यान और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इसके लिए सदन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हम ऐसी वो करते हैं कि आप और भी क्लास लें और हमको नई नई चीजें बताएं। जी ओम। जी ओम। जी ओम। हम मिलते हैं, आज की अभी मैं कक्षा कक्षा बहुत में हूँ, अच्छी रही। कक्षा से जा रही हूँ अब अपने घर। इसी के जी साथ दोबारा से सभी बहन भाइयों को प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश बहन, बहुत सुंदर आज की योग सत्र और योग क्लास रही। और तो आप ये जो वाला प्रोग्राम आपने कैंसिल कर दिया है ना? जी हेलो। बहन, वो हाँ वो ये आप दूसरी तिथि पे करवा लो, आज तो असंभव है वो कार्य। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आज मैंने अपनी डायरी देखी फिर, और अभी मेरा पारण भी नहीं हुआ तो अभी संभव नहीं था, और दिन में फिर जुड़ना असंभव हो जाता है, तो इसके लिए दूसरी तिथि तय करके आप मेरे को सूचना दे देना और फिर उस पे कर देते हैं हम। चलिए और ठीक है। कल वैसे पूरा विधि विधान से हमने किया था, वो अलग हुआ कि कुछ डिस्टरबेंस हो गया, तो फिर भी जैसी सदन की इच्छा होगी। जी ओम। जी जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। और मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आगे क्लास का संचालन करें। जी ओम। सदन को नमन। मैं अभी वर्तमान में आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय मुकेश जी के साथ नर्मदा घाट पर नर्मदा स्नान कर रहे हैं। और जैसा कि तय हुआ है कि आज जो है हम लोग यज्ञ का जैसे तय था, परंतु मिथिलेश आदरणीय मिथिलेश मैडम जी ने कहा है कि आगे करें, तो आज का विषय कोई विषय है नहीं है, इसलिए बगैर विषय के हम आगे आदरणीय क्या यदि पवन रमेश सर चंद्र जी मेहरा जी भाई उपस्थित साहब। हों तो वो थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय पवन सर हैं क्या? जी जी हाँ, आदरणीय पवन कुमार सर है, मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ कि आप जी आए और आज की योग कक्षा के बारे में और आगे क्या हमें करना है, किस विषय पर चर्चा करेंगे, आप थोड़ा सा मार्गदर्शन देने का कष्ट कीजिए। जी धन्यवाद ओम। और बहुत सुंदर कक्षा आज की रही है, और अचानक से ये कुछ चीज तय नहीं हो पाई है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे सदन में तो बहुत कुछ बताने के लिए है सभी साथियों के द्वारा। तो ऐसा हो सकता है कि आज हम खुली चर्चा भी कर सकते हैं, और साथ में कुछ जो अनुभव हमारे साथियों के रहे होंगे इस बीच में, विशेष करके जब से हमने 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद अलग-अलग जगह पर लोग गए हैं और उनके अपने अनुभव रहे हैं, उसके बारे में वो जानकारी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि
क्या उनकी सीख हुई है या क्या कुछ शेयर करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि उपस्थित हैं। डॉक्टर भट्ट भी उपस्थित हैं, डॉक्टर विनोद भट्ट जी। डॉक्टर भट्ट शायद आप बायोडायनेमिक्स की ट्रेनिंग करके आए थे, मैंने कुछ फोटोज देखी थी आपकी। तो अगर आप उपस्थित हों तो अपने अनुभव को बताइएगा। और इसी प्रकार से और भी जो हमारे साथी हैं जिनके अपने वापस आकर के उन्होंने कुछ नया कुछ किया है, कुछ उनके अपने खेत से संबंधित अनुभव हैं या बाकी चीज़ों से संबंधित कोई नई चीज़ सीखने को मिली है, वो इसके बारे में भी वो बता सकते हैं। हमारे आदर्श ग्राम में वापस आकर के हमारी बहनों ने क्या काम किया और क्या इसके बारे में कोई चर्चा हुई या नहीं हुई, इसके बारे में भी कल्पना जी वो भी अपने विचार रख सकती हैं, प्रणीता जी भी हैं। और इस तरह से बहुत सारे हमारे साथी लोग जो जुड़े हुए हैं, वो कुछ ना कुछ उनके पास शेयर करने के लिए ज़रूर होगा। डॉक्टर रोशन लाल जी के केवीके में आप आजकल क्या कर रहे हैं? इस बारे में अगर आप कुछ विचार बताएँगे, क्योंकि अब खरीफ सीज़न से पहले जो गोष्ठी होती हैं या जो चर्चाएँ होती हैं या किसानों के साथ बैठक होती हैं, तो उसके बारे में भी आप शायद कुछ अपने अनुभव बता सकते हैं। तो ये एक आज का मेन्यू अचानक से बन गया है, मतलब कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी। और इसके अलावा भी हमारे कोई भी और साथी क्या काम कर रहे हैं, कुछ नवाचार क्या कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें क्या सीखने को मिल रही हैं, तो इसके बारे में भी वो बताएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। और तो कल्पना जी ने भी हैंड रेज़ किया है, तो एक-एक करके मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बातें जो हैं, अनुभव बताने की कोशिश करें। धन्यवाद। जी, कल्पना जी, आप कुछ हैंड रेज़ किया था आपने? जी, कल्पना कोटले जी। धन्यवाद सर जी। जी। सदन को नमन। और मिथिलेश सिंह दीदी ने बहुत अच्छा योग कक्षा ली और आज का विषय जैसे खुला मंच है और सभी के पास बहुत सारा अनुभव है, तो अपने-अपने अनुभव और अभी वर्तमान में अभी जो बारिश के पहले जो तैयारी करनी होगी, ज़मीन तैयार करनी होगी, बीज कैसे लेने होंगे, वो यहाँ पे विशेषज्ञ वो बता सकते हैं। लेकिन उसके पहले बस मेरे थोड़ा-सा मैं बता रही हूँ कि योगाहार की वजह से मैं कृषिमय हो गई हूँ, जैविकमय हो गई हूँ कि जहाँ भी जाती हूँ तो चर्चा किए बगैर नहीं रहती। और मैंने दिव्यामृत बनाना सीखी हूँ और दिव्य घन जीवामृत बनाना सीखी हूँ कि 21 दिन में अंकित मालू जी हैं, उन्होंने उनके माध्यम से मंच पे आए थे, उनके माध्यम से मैं 200 लीटर ड्रम में 10 केजी लगभग गोबर ताज़ा, गौमूत्र 10 लीटर, 2 किलो लगभग अपने पीपल के या वट वृक्ष के नीचे की मिट्टी और गुड़ 2 केजी, इस प्रकार से घोल बनाकर मैं दिव्यामृत बना रही हूँ, लोगों को सिखा रही हूँ। और जहाँ पे मैं योग कराती हूँ वहाँ गौशाला है, वहाँ पे भी बना के जो बूढ़ी गाय उनके जो गोबर होता है उनका भी घन जीवामृत बना के उसको खाद को सेल भी कर रहे हैं, तो आवक भी हो रही है। मैं अपने गाँव में जो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जब बना रही हूँ, कल भी जैसे गई थी तो लोग देख के आश्चर्य से पूछ रहे कि इतनी जल्दी कैसे मुड़ गया ये खाद, हम तो सालों से नहीं महीनों से मतलब वो घूड़े में डालते हैं गोबर, तो कच्चा रहता है, उसको बहुत प्रोसेस लगता है, बहुत टाइम लगता है, और आपका 21 दिन में कैसे ये मुरमुरा सा इतना इतना अच्छा वाला खाद कैसे तैयार हो गया। तो ये खाद बनाने की विधि ये सीखा है मंच से और बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लेकिन मैं विशेषज्ञ है यहाँ पे मंच पे, खुला मंच पे, तो मैं चाहूँगी कि कैसे तैयारी करें अभी आने वाले फसल बुआई के लिए क्या-क्या लगा सकते हैं हम लोग, तुवल या फिर और भी चीज़ें, मिलेट्स कैसे लगा सकते हैं, आप बताइएगा। जी, धन्यवाद। मेरे पास इतना सा अनुभव है। ओम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय हमारे सर भैया को बुलाता हूँ कि वो पिछले दिनों जो उन्होंने मुन्नीलाल जी भाई के साथ मेरे साथ जो यात्रा की है,
और किसानों को जो मोटिवेट किया और वहाँ की परिस्थिति जो है उसके संबंध में आप थोड़ी जानकारी दें। जी हो। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज बहन जी ने बहुत अच्छी योगशाला ली। मैंने देखा था कि आज जो सूर्य नमस्कार कर रही थी बहन जी, तो उस समय अशोक भैया भी थक गए थे। पहली बार मैंने आज सदन में अशोक भैया को थकते हुए देखा और बहुत तेजी के साथ जो कल्पना बहन जी ने योग कराया, ओह सॉरी, मिथिलेश बहन जी ने, बहुत पावरफुल था। और जो दादू ने बताया, तो हम लोग यहाँ पास में सिलवानी गांव है। मैंने कुछ गांव के भ्रमण किए थे आसपास से, यहाँ केसला है, सुक्तवा है। तो वहाँ आज भी किसान अपने घर के सामने 2 गाय, बैल, बखर सब रखे हुए हैं। और खेती पूरी तो नहीं, लेकिन आज भी वो आधी खेती बैलों से, गाय से सब अपना कर रहे हैं। बड़े बड़े उनके पास जो गोबर के ढेर इतने बड़े लगे हैं। आप घर के सामने अगर उनके अंदर जाएंगे तो पहले आपको गोबर के ढेरों के, गाय के दर्शन होंगे, बैल के, उसके बाद फिर उनका घर स्टार्ट होता है। ये बड़ी पूजनीय बात है। आज भी अगर देखें तो आदमी अपने घरों में गाय का गूड़ा हो या किसी चीज का भी, तो घर के पीछे साइड बनाता है अधिकतर। लेकिन जो गाय के सही प्रेमी होते हैं और जिसे पूजनीय मानते हैं, उस गोबर को घर के सामने रखते हैं। वो बहुत बड़ी चीज है। और उस गोबर को जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गोबर से अपने घर को लीपना, पोतना और किचन में उसकी पुताई करके और फिर खाना भोजन बनाने का काम करते हैं वो लोग। तो बहुत अच्छा है। मैंने दादू और रमेश, हमारे दादू को और मुन्नीलाल सर जी को सब जब दिखाया तो वो विभोर हो गए कि उन्होंने इतना अच्छा, ऐसे मैंने उनको करीबन 50-60 किसानों से मिलवाया। वो मिलने के बाद उन्हें लगा कि वाकई अभी ऐसा नहीं है कि किसान गो आधारित खेती नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने देखी कि कैसे यहाँ पे जो तवा होता है, नदी होती है, जब पानी उतरता है तो वहाँ रेत होती है जैसे जैसे, तो वहाँ क्या करते हैं, वो 1-1.5-2 फीट का गड्ढा करते हैं और उसमें गोबर की खाद भर देते हैं। और उसमें फिर वो अपना तरबूज है, गिलकी है, लौकी है, खीरा है, ये उसमें लगाते हैं वो लोग। और वो बहुत अच्छे से फिर एक एक तरीके से जैविक रूप से वो तरबूज और वो तैयार होता है। तो वो पूरे भोपाल तक यहाँ से बिकने जाता है, यानी सुक्तवा का तरबूज, तवा का तरबूज के नाम से वो काफी दूरी तक जाता है। और तरबूज जो है सभी लोग उसके स्वाद लेते हैं, तो उसमें तवा का जो स्वाद है वो मिलता है। तो ऐसे मैंने किसानों को मिलवाया मुन्नीलाल सर जी से। और इन लोगों ने काफी अच्छा वहाँ के किसान चुने, जिनको हम लोगों ने पतंजलि में जो स्कीम आई हुई है, अश्वगंधा, आपका तिल्ली, आपकी सरसों, ये बोने का आया है। तो 1-1 एकड़ उनका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। करीब 70-80 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जो कि तकरीबन 1-1 एकड़ में अपने तिल्ली लगाएंगे, उसके बाद सरसों लगाएंगे। ऐसे अलग अलग घटकों में किसान तैयार हुए हैं और वो बहुत अच्छा एक क्लस्टर बनेगा। जब वो उभर के आएगा तो वो, मेरा मानना है कि वहाँ के किसान शुद्ध रूप में बहुत अच्छी कुछ ऐसी चीजें दे पाएंगे जो कि नर्मदापुरम का नाम ऊंचा होगा। खेती के मामले में देखा गया है कि जो जैसे शहर के पास जो किसान रहते हैं, सराउंडिंग अगर अपन मान ले तो इटारसी, होशंगाबाद शहर से 10 किलोमीटर के जो किसान हैं वो बहुत अधिक उत्पादन लेते हैं। उनमें उत्पादन लेने की क्षमता बहुत अधिक है। 25 कुंटल गेहूं ले रहे हैं, धान ले रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं और मूंग ले रहे हैं। तो उन्हें अभी वो जैविक की तरफ मुड़ने में उन्हें दिक्कत है। अगर आप उन्हें बीज देते भी हैं तो वो 1 एकड़ जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कमर्शियल खेती कर रहे हैं। इतना अधिक उनका उत्पादन है कि वो अपना जो उत्पादन है वो पूरा
गवर्नमेंट में बेचते हैं वो लोग, और गवर्नमेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सोसाइटी के माध्यम से गेहूं खरीदती है। अभी आपको पता होगा कि यहाँ नर्मदापुरम में जो गेहूं खरीदी हुई करीब 15 लाख कुंटल गेहूं की हुई, जो पिछले साल से आधी हो पाई। इस बार व्यापारियों ने हमारे यहाँ बहुत सारा गेहूं खरीदा, और जो रेट में सरकार खरीदती थी उससे उसके लगभग सामान्य रेट से खरीदा। तो यहाँ की उपज का जो व्यापार है इस बार बहुत कंपटीशन के साथ हुआ, और आने वाले वर्षों में ऐसा लग रहा है कि किसानों को जो मूल्य मिलेगा कंपटीशन की वजह से बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे दुबे सर कहते हैं कि मूल्य मिलना चाहिए, तो मूल्य इस समय यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो योजनाएं चालू की, और अब जो नए मुख्यमंत्री आए उन्होंने तो और तेजी से किया। गेहूं की खरीदी की डेट अभी बढ़ा दी है, और गेहूं निरंतर खरीद रहे हैं। आप सोचिए, सरसों खरीद रहे हैं, चना खरीद रहे हैं, सारी चीजें गवर्नमेंट खरीद रही है ऐसी जो कि ज्यादा अधिक उत्पादन है। तो इतनी जो चीजें हैं ले रहे हैं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो नए हमारे यादव जी आए, तो उन्होंने अभी जैसे चना है, चने की डेट बढ़ा दी, तो सब लोग ले रहे हैं। अभी सरसों चालू हो गई है, अब 5,600 रुपये, जो बाजार में 4,800 रुपये बिक रही थी, वो गवर्नमेंट के लेने से फायदा हुआ, अभी 5,600 रुपये रेट बिक रही है। तो ये फायदे हुए, और गवर्नमेंट के आ जाने से किसानों को मूल्य अच्छा मिल जाता है। तो हमारे यहाँ ये खरीदी का बहुत अच्छा सिस्टम है, इसके लिए यहाँ की सरकार को धन्यवाद है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री रोडें बनी हुई है, आज मुन्नीलाल सर जी को अंदर से अंदर के जो हमने गांव दिखाए, तो वो भी सब रोड से लगे हुए हैं। आप लोग भी अपनी गाड़ी ज़्यादा, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो या वैसा, थोड़ा बहुत तकलीफ आती है, बाकी इनके गांव तक अपन लोग आराम से जा सकते हैं, और इन किसानों से भी मिल सकते हैं जो कि नए, अब इस बार जो फसल बोएंगे, जो जैसे पतंजलि से जो बीज आएगा, सोइंग आएगा, तो आप लोग देखने जरूर आइएगा। तो ऐसे किसानों के पास जाकर देखेंगे। किसी का माइक चालू है क्या? जिनका माइक खुला है वो माइक बंद करें। अनिल राय जी, आदरणीय अनिल राय जी, आपका माइक खुला हुआ है। मेरा तो नहीं खुला है। अस्तिमा जी का खुला, अस्तिमा जी का। आदरणीय अस्तिमा जी, अपना माइक बंद करें। सर अपना माइक, हाँ जी जी जी, माइक बंद करें। व्यवधान हो रहा है। अस्तिमा जी, आप माइक बंद करें। जी, शायद वो रख के भूल गई है, ऐसा लगता है। हाँ, मेरी इतनी जानकारी थी, और अब मैं दादू को अपना मंच सौंपता हूँ कि वो ले। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने जो है हमारे साथ जो यात्रा की, और जहाँ हमको ले गए, आप स्वयं अपनी कार से हम लोगों को लेके गए थे, और हमने जो है जिनके यहाँ बैठे थे वो बहुत बढ़िया जगह थी, और जो आपने कहा वो यथार्थ है जी। मैं स्वयं कल की जो घटना है कि हम लोग जो है 12 बजे से 4 बजे तक एक लिंक को लेकर के बैठे रहे। उसमें हमको ये मालूम हुआ कि आदरणीय संतोष जी ने हमसे कहा था कि आज जो है एक मीटिंग होने वाली है, और उसमें लगभग 70 लैब जो महाराष्ट्र में खुली हुई है वो सब इकट्ठे यहाँ पर आएंगे, तो मध्य प्रदेश से आप लोग रिप्रेजेंट करें। परंतु कल वहाँ कलेक्टर महोदय और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर आए हुए थे। वहाँ पर जो है उन लोगों की चर्चा बहुत लंबी हुई, और धीरे धीरे वो समय बढ़ता गया। वो कहते गए अभी हम भेज रहे हैं। लिंक तो भेज दी, पर वो समय नहीं भेज पाए क्योंकि वो व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। और साथ में ये हुआ है कि कल उनका
नेशनल टीवी पर भी वो पूरी रिकॉर्डिंग हुई है और वो रिकॉर्डिंग बाद में प्रसारित की जाएगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है और निश्चित रूप से धीरे धीरे वो बहुत आगे बढ़ रहा है। कल उन्होंने जो जानकारी दी है कि उनको और भी केंद्र मिल रहे हैं। बिहार, राजस्थान और गुजरात सरकार ने स्वीकृति दे दी है। हम अपेक्षा करेंगे कि हम भी मांग करें कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार भी उसको स्वीकृति दे दे। इन्हीं भावना के साथ हम जो है कल बहुत हमारे सारे साथी जो वसुंधरा ग्रुप से जुड़े हुए हैं सबके पास लिंक पहुंच गई थी। सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमको कोई नई चीज़ और मिलेगी। आज शाम को निश्चित रूप से वह मीटिंग होगी और उसमें भी जो है धीरे धीरे हर बार जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज जुड़ रही है। तो इस तरह से हम बायो फर्टिलाइजर और बायो जो है जैव को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये नर्मदापुरम में जो अभी चल रहा है इसको भी आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। जी ओम। अब मैं आदरणीय जो भी हैं रोशन लाल जी का हैंड रेस था, उनको बुला लीजिए। ओम। मैं डॉक्टर रोशन लाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। जी ओम। जी ओम। सभी को सादर प्रणाम, सदन को सादर नमन। बहन मिथिलेश जी ने बहुत सुंदर योग कराया और चर्चा बड़ी अच्छे रास्ते पर चल रही है। निश्चित रूप से हम कई सारे पड़ाव हम पार करते जा रहे हैं और आगे बढ़। तो आदरणीय पवन सर ने कहा कि अभी जैसे हम खरीफ की बात कर रहे हैं तो खरीफ में जब हम प्री खरीफ की बात करते हैं तो अभी हमने एक कार्यशाला भी इसके लिए पूरे जिले के जितने भी अधिकारी हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पूरा स्टाफ, लगभग 250 लोगों की हमने एक कार्यशाला रखी थी जिसमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, उन चीज़ों पर हमने विस्तार से चर्चा की। दिन भर की वो कार्यशाला थी और उसमें पूरे जिले के अमले से हमने शुरू से मिट्टी से लेके जो आगे तक मतलब हार्वेस्टिंग तक क्या उनकी आवश्यकताएं होगी उन पर हमने विस्तार से चर्चा की। सबसे पहले तो हम अभी जैसे अभी भी समय है, कुछ किसान भाई अगर समर प्लोइंग कर सकते हैं, गर्मी की जुताई कर सकते हैं, तो जैसा हम सामान्य सिद्धांत है कि जितनी ज़मीन है उसका 1/3 भाग हर साल हमको गर्मी में जुताई करना चाहिए। तो इससे हमारे इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि इनके जो प्यूपा है वो ज़्यादातर ज़मीन में रहते हैं और जब हम इनकी गर्मी की गहरी जुताई करते हैं या गहरी जुताई नहीं करके सामान्य जुताई भी करते हैं तो हमको जो उत्पादन में काफ़ी लाभ मिलता है। तो पहली चीज़ तो गहरी जुताई करें। दूसरा जो मुख्य मुद्दा था भूमि का सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए कि मिट्टी के सैंपल दें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से सैंपल कलेक्ट किए जाएं ताकि जो मिट्टी के नमूने हैं उनकी जांच हो सके और उनको जानकारी दी जा सके कि कैसे उनकी ज़मीन की स्थिति, उर्वरता का स्तर क्या है। तो ये आगे जो हमारे फर्टिलाइजर डोजेस हैं, किस तरह के हम खाद उपयोग करेंगे, उन पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती के जो हमारे तरीके हैं, जो भी हमारे किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बाई डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बढ़ावा दें, पर चूंकि वो ज़्यादातर ट्राइब्स हैं, आदिवासी एरिया हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो जागृति का अभाव है तो उनमें थोड़ा प्रयास चालू है। उसके अलावा जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं उनको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक चीज़ मैंने ये देखी है कि हमने जो प्राकृतिक खेती की बातें महिला समूह में की है तो उसके जो परिणाम है वो ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं बनिस्बत की हमारे पुरुष भाइयों के साथ हम जब चर्चा करते हैं, क्योंकि जो ये प्राकृतिक खेती का जो ताना बाना है इसमें हमने ये पाया है कि हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रही है। कई सारी हमारी जो ग्रुप हैं उन्होंने अभी मतलब जीवामृत, घन जीवामृत तो बना ही रहे हैं, अभी से उन्होंने नैया बनाना शुरू कर दी है जो
ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, इनको बना के उन्होंने डिब्बों में भर भर के 1-1 लीटर के, 2 लीटर के, 5 लीटर के ऐसे प्लास्टिक की कैन उन्होंने ग्रुप में खरीद ली है। 100-100, 200-200, 500-500 कैन भर भर के उन्होंने सेल के लिए तैयार कर लिए। तो आने वाले खरीफ के लिए उन्होंने अभी से उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब कम से कम 5-6 ग्रुप हमारे यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी है। तो एक बड़ा अच्छा कदम मैं समझता हूँ कि हम जो रासायनिक कीटनाशकों की ओर जो जा रहे हैं उससे इतर हम सोच रहे हैं और इसमें हमारी जो मातृशक्तियां हैं वो बड़ी मतलब बहुत तेजी से और हमारे भाई लोगों के साथ ये समस्या मुझे ऐसा लगता है कि वो सब ये जो इस तरह का काम है कि कौन गोबर डालेगा, कौन ड्रम में घोलेगा, कौन घुमाएगा, ये इससे बचना चाहते हैं। तो मातृशक्तियों पे हमने केंद्रित किया है तो इसमें बहुत अच्छी सफलता हमें मिली है, ऐसा मैंने देखा है। तो एक तो ये प्राकृतिक खेती का हमें अच्छा वो मिल रहा। दूसरा लाइट ट्रैप का हमने जो खरीफ में लास्ट खरीफ में मतलब थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, खरीफ के बाद जो कृषि विश्वविद्यालय के वैशम पायन साहब थे उन्होंने डेवलप किया था लाइट ट्रैप। तो उनके बेटे भी हैं डॉक्टर संजय वैशम पायन, वो भी उसमें आगे काम बढ़ा रहे हैं। तो डॉक्टर वैशम पायन साहब का जो लाइट ट्रैप था उसको मॉडिफाई करके सोलर में और उसमें जो अल्ट्रा मतलब पराबैंगनी किरणों से नीचे वाली जो रेस के लिए लाइट लगा के उन्होंने जो नया डेवलपमेंट किया उसको हमने आगे बढ़ाया। तो उसके बड़े अच्छे परिणाम अभी हमारे जिले में मिल रहे हैं। और मैंने अभी इस बार जो ये गर्मी में जो हमारे यहाँ धान होती है समर राइस, उसमें हमने ये देखा कि एक एक दिन में 3-3 किलो तक इंसेक्ट आ रहे हैं। तो एक बड़ा एक क्रांतिकारी सा वो दिख रहा। और जब 3 किलो इंसेक्ट एक लाइट ट्रैप में आएंगे तो ये एक इंसेक्टिसाइड जो आने वाले हम उस पर भी अध्ययन करने वाले हैं। कुछ हम क्लस्टर बेस्ड हमारी कलेक्टर साहब से बीच में अभी एपीसी मीटिंग के पहले प्री एपीसी हुई थी, उसमें हमारी चर्चा हुई है। तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि हम क्लस्टर बेस्ड कुछ गांव में हम इसको पूरा कंप्लीट सोलर ट्रैप को करेंगे और उस गांव की एक अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना पहले इंसेक्टिसाइड यूज होता था, अब क्या स्थिति है, क्या उनके किसानों का रुझान क्या है। तो वो हम एक साल भर हम इस पर अध्ययन करेंगे कि इन गाँव में जिन गाँव में हमने पूरी तरह से लाइट ट्रैप का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहाँ पर जो कीटनाशकों दवाइयों का कितना प्रभाव पड़ा और फिर उन दवाइयों के बाद फिर हम उनका मानव जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या होगा वो उसको भी फिर आगे हम ले जाने का प्रयास है कि हम किस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो ये एक इस तरह की बात है जो हम आगे बढ़ रहे हैं और लाइट ट्रैप की बात कर रहे हैं। और दूसरा ये जो हमारा हम जितना भी खाद तैयार करते हैं, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी हम खाद तैयार करते हैं तो इसको क्योंकि यहाँ हमारा जो बालाघाट का जिला है तो ये यहाँ पे बंडेड फील्ड है, मतलब बड़ी बड़ी आपको वो मिलेगी, जो बंड है वो बड़ी बड़ी मिलेगी आपको, 4 फीट 5 फीट 6 फीट हाइट की आपको बड़ी बड़ी बंड मिलेगी। जो यहाँ पे धान की खेती है उसके लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ का एक पैटर्न है कि बड़े बड़े बंड तैयार किए जाते हैं और उसमें पानी भरने में, ताकि क्योंकि बारिश का जो पानी होता है उसको रोक कर ही ज़्यादातर रेनफेड राइस होता है। तो वो रेनफेड राइस में बड़ा सहूलियत होती है कि उस पानी को स्टोर करके वो आगे ले जाते हैं। तो इस पर इसके लिए जो तौर तरीके हैं उस पर भी जो वाटर कंजर्वेशन की प्रैक्टिस है, नीचे हमारा जो पानी मतलब लगातार यहाँ धान की खेती होती है तो उसमें पानी कैसे नीचे परकोलेट हो, क्योंकि यहाँ पे पडलिंग बहुत होती है, पूरी ट्रांसप्लांटेड राइस है तो लगातार पडलिंग के कारण लगभग 9 इंच 10 इंच पर एक हार्ड लेयर बन जाती है, हार्ड पेन उसको हम कहते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप इसको ब्रेक करिए, नहीं तो ये जितना भी पानी हमारा बारिश का जितना भी पानी होता है ये हमारा जमीन के अंदर नहीं जाएगा। तो एक तरह से वाटर रिचार्ज आपका नहीं हो रहा। तो वाटर रिचार्ज बढ़ाने के लिए ये जो हार्ड पेन है इसको तोड़ने के लिए हम जो गर्मी की गहरी जुताई है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसका होता है। तो इस पर भी हम किसान भाइयों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं
और दूसरी अभी सबसे जो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है देश के बीच में ऑयल सीड का, क्योंकि हमारा जो जितना भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए ग्रेन्स में, फूड ग्रेन्स हमारे पास खूब है, हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। किसी को कहीं भुखमरी हो, कहीं कोई दूसरी आपदा की स्थिति जो हो, तो वहाँ पर भी हम सहायता पहुँचाने की स्थिति में। दालों में भी लगभग हमने सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब जो पिछले साल से दलहन मिशन चालू हुआ है पिछले 6-7 सालों से, तो उसमें काफ़ी काम हुआ है और दालों में भी स्थिति काफ़ी सुधार हुआ है। लगभग हम सब सेल्फ सफिशिएंसी की ओर है। तो अगला जो है तेल पर, तेल हमारा सबसे ज़्यादा आयात होने वाली वस्तु है आज की तारीख में, और सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा जाता है वो खाद्य तेलों के ऊपर जा रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर चीज़ की बात करें तो खाद्य तेलों पर हम फोकस कर रहे हैं। हमने तिल के ऊपर अभी जो खरीफ में यहाँ चूँकि बंडेड फील्ड है जैसा मैंने बताया, तो हम बंड्स के ऊपर तिल और जो बाकी खेत बचते हैं उनके ऊपर तिल, इसकी बात कर रहे हैं। तो तिल के लिए और तिल का जो तेल है वो बड़ा स्वास्थ्य के लिए बड़ा वो होता है, क्योंकि आयुर्वेद में जहाँ पर भी किसी दवाई की बात होती है, कुछ भी किसी भी तरह के तेल बनाने की बात होती है, तो वहाँ पे हम तिल के तेल का ही उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो हम इस पर भी आगे बढ़ रहे हैं कि अभी खरीफ में तिल ले जाएंगे। जो हमारा रबी आएगा तो उस समय हम जो सरसों है, राई है, एक जो यहाँ पर होता है जगनी होता है हमारे मध्य प्रदेश में, रमतिल जिसको बोलते हैं, उसकी भी बहुत बड़ी जो हमारे मध्य प्रदेश का जो ये महाकौशल वाला एरिया है, इसी में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर जो ट्राइब्स एरिया है उसमें ये फसल बहुत होती है। और ये बड़ी इतनी ज़बरदस्त इसकी आयल, रमतिल की आयल की कैपेसिटी है, और इसमें दूसरा मधुमक्खी के लिए बहुत सुंदर है। तो अगर हम इसके साथ साथ मधुमक्खी को भी अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा है जो जिस समय बारिश में फ्लावरिंग नहीं होती है, तो फ्लोरा की कमी के कारण मधुमक्खियाँ हम माइग्रेट होती है या उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो अगर हम इन चीज़ों को, तिल और रमतिल को अगर हम खरीफ में ले जाते हैं तो ये इनके फ्लोरा को बढ़ाने में और मधुमक्खियों का जो शहद है, शहद के उत्पादन में सहयोग देगा। तो इस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम जिले में आगे बढ़ें। इसके अलावा जो धान की किस्में हैं, जो कम अवधि की किस्में हैं, उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि धान में अगर हम ज़्यादा अवधि की किस्में लगाते हैं तो ये जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। तो अगली फसल का उत्पादन, क्योंकि हम इस बार तो ले लेते हैं पर जो हमारी नेक्स्ट क्रॉप होती है, रबी की जो क्रॉप होती है, वो हमारी लेट होती है, और लेट होती है तो उससे उत्पादन कम होता है। तो इसके कारण हम किसान भाइयों के कह रहे हैं कि वो 2 क्रॉप, डबल क्रॉप, ट्रिपल क्रॉप लेने के लिए जो छोटी अवधि की 120 दिन की, 125 दिन की जो धान की किस्में हैं उनको लगाएं। तो हमारी जो विश्वविद्यालय द्वारा अभी जो किस्में निकली है, JR81, JR206, और अभी रिसेंटली एक किस्म निकली है JR10, JR10, तो ये JR10 की जो उत्पादकता है इनसे लगभग 15% जो JR206 और JR81 है, इससे 15% ज़्यादा है। तो इसको भी हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसकी उत्पादकता है। इसके अलावा जो धान में हम जो हमारे यहाँ परंपरागत जो खेती होती है सामान्यतः ट्रांसप्लांटिंग की होती है, तो अभी पानी बचाने के लिए DSR की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सोल राइस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम गर्मी में सीधे धान की बुआई कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमको एक चीज का ध्यान देना होता है, वीड मैनेजमेंट, क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो वहाँ पर खरपतवार कम होते हैं, क्योंकि पडलिंग हो जाती है जमीन में, जब पडलिंग होती है तो खरपतवार कम आते हैं। पर DSR में हम जब सीधे बुआई करते हैं तो खरपतवार खूब आते हैं। तो कुछ कंपनियों के साथ पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड पर चर्चा हुई है, तो उस पर भी अगर उस पे भी हम आगे बढ़ रहे हैं।
ताकि जो जमीन में बार बार पडलिंग के कारण जो सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है उस पर किस तरह से हम वो करें, क्योंकि यहाँ पर हजारों सालों से पडलिंग हो रही तो सॉइल बिल्कुल एकदम उसका जो क्रम्बी स्ट्रक्चर या दूसरे स्ट्रक्चर वो तो रह ही नहीं गए, यहाँ पूरा मतलब एकदम महीन हो गई है सॉइल। तो वो उसको भी हम कैसे रिकवर कर सकते हैं उस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आदरणीय रूप सिंह जी आपका स्पीकर ऑन है। रूप सिंह भैया, रूप सिंह भैया आपका स्पीकर ऑन है, थोड़ा सा बंद कर लीजिए जी। तो ये हमारी खरीफ के लिए जो यहाँ की स्ट्रेटजी है, हम अरहर की बात यहाँ पर मेड़ों पर अरहर होती है तो वो अरहर के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारी जो अरहर की जो मेड़ों के अलावा हम उसको सामान्य उस पे लाने की बात कर रहे हैं। एक हमने और नया प्रयोग किया इस बार, हमने जिले में रागी जो है, रागी को हमने समर में लगाया। सामान्यतः रागी खरीफ में लगाई जाती है पूरे देश में, कुछ साउथ में भी उन्होंने प्रयास किया है और हमने भी इस बार प्रयास किया, तो रागी की बहुत अच्छी फसल हमको समर में यहाँ देखने को मिली है और रागी का एरिया हम बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ज़िले में हम समझते हैं कि अगले इस साल खरीफ के सीज़न में लगभग 1-2 हज़ार हेक्टेयर में हमारी रागी की फसल लगेगी और आने वाले समय में हम इसको एक रागी के हब के रूप में हम देख पाएंगे। कुछ हम राइस के हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पर भी काम कर रहे हैं। तो ये सामान्यतः हमारे यहाँ की कंडीशन, मध्य प्रदेश में अकेला बालाघाट ऐसा जिला है जहाँ हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पहले कुछ कंपनियों के द्वारा 4-5 साल पहले हमारा एरिया काफ़ी बढ़ गया था, कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रयास से शुरू हमने किया था, 2008 से वो शुरू किया था इसका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का। तो वो उसको फिर कंपनियों ने टेक ओवर कर लिया था और उसमें करीब 5-6 हज़ार हेक्टेयर में हमारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होने लगा था। पर अब वो एरिया कम हो गया, फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर ध्यान दिया है, कंपनियों को लाइसेंसिंग दे रही। पहले बीच में लाइसेंसिंग बंद कर दी थी कि ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आप यहाँ नहीं करेंगे करके, कुछ इश्यूज थे। तो अब फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने उनको कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू किया है और उनको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं। तो कई सारी कंपनियां अपने हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन यहाँ पर लेने जा रही है। तो एक ये नया काम आगे बढ़ रहा है और हमारे यहाँ मशरूम का एक बड़ा वो है, हमारे यहाँ स्पॉन भी हमारे केंद्र में बनाया जाता है, तो हम मशरूम के ऊपर काम कर रहे हैं और लगभग ज़िले में 500-600 लोग हमारे छोटे छोटे उसमें मशरूम का भी उत्पादन कर रहे हैं अपने लेवल पे। तो वो अपनी आजीविका के लिए कुछ महीनों में 5,000-6,000, कुछ किसान तो ये बोलते हैं कि हम 12-15 हज़ार रुपये भी मशरूम से हम इसको बेचकर इसको वो करके और छोटे छोटे कमरों में वो अपना इसको कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रयास सार्थक है और इन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हार्टिकल्चर में भी हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मछली पालन में हमारा ज़िला अव्वल है, तो मछली पालन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी प्रयास हुए हैं। मछलियों का मतलब यहाँ पे जो 2022 में पूरे देश में बालाघाट ज़िले को लैंड फिशरीज में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और यहाँ पर फिश उत्पादन का अच्छा एक संभावनाएं हैं, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो कई तरह के जो खेती से जुड़े हुए आयाम हैं उनको लेके हम आगे चल रहे हैं। गौपालन में हम अभी बात कर रहे हैं कि कैसे दूध उत्पादन बढ़ाया जाए, मिल्क रूट नए बनाए जाए। पर चूंकि जो परचेज है, फार्मर से जो दूध का परचेज किया जाता है उसके रेट बहुत कम, तो इसमें कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं। कुछ कोऑपरेटिव में भी बहुत सारे उसकी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेमेंट मध्य प्रदेश दुग्ध संघ का जो पेमेंट है वो बड़ा लेट लतीफ़ होता है। तो उसमें भी क्योंकि गुजरात में वही कोऑपरेटिव फ्लोरिश कर रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बना है, पर हमारे यहाँ दुग्ध संघ कुछ अलग अलग कारणों से, चाहे राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, इसके कारण वो काफ़ी पीछे चल रहा है। कभी बहुत अच्छी स्थिति में हुआ करता था, आज की स्थिति है कि हमारा दुग्ध संघ लगभग बंद होने की कगार पे। तो इसमें भी थोड़ा सा प्रयास अगर होगा और
किसानों को दूध का अच्छा मूल्य मिलेगा, तो ये फिर से पुनर्जीवित होके एक नया गुजरात बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम काफ़ी चीज़ों पर फोकस करके चल रहे हैं और भी कई सारे बिंदु हैं जिन पर काम कर रहे हैं, पर जो संक्षिप्त में मैंने ये चीज़ें कही है। और जहाँ भी हमारी ज़रूरत होती है कि चूँकि हमारे पास स्टाफ कम है, हम लोग 3 लोग हैं पूरे ज़िले में और कई सारी चीज़ें हमारी वो हैं, तो उन सबको लेकर लगातार फिर भी हम जहाँ तक हो सकता है विभागों के साथ समन्वय बना के हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र की उपस्थिति ज़िले में दिखाई दे, ताकि जो खेती से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हम अच्छे से एड्रेस कर सकें और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। जी ओम। जी जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी और बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर जानकारी दी है, नई दृष्टि बताई आपने, नया रास्ता बताया है। अब हैंड रेस हैं आदरणीय मैं। बने सिंह भैया है और अनिल राय जी का है। हाँ, तो मैं पहले आदरणीय बने सिंह जी को बुलाता हूँ, फिर अनिल राय जी और सुमित जी, सर इनको आमंत्रित करेंगे। सुमित जी का भी हैंड रेस दिखाई पड़ रहा, तो आदरणीय बने सिंह जी। प्रणाम सभी महानुभावों को। अभी जो अभी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रोशन लाल जी, बहुत सुंदर उन्होंने जानकारी दी। डॉक्टर रोशन लाल जी से मेरा एक प्रश्न है कि सरकार कृषि विभाग के माध्यम से गहरी जुताई करो, फसल में आने वाले रोग से कैसे बचाव किया जाए, ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ देती है और किसान को उस ओर प्रेरित करती है। परंतु किसान को ये जानकारी क्यों नहीं देती कि जिस मिट्टी में आप जो फसल लगा रहे हैं उस फसल के योग्य आपकी मिट्टी है कि नहीं, या उस फसल लगाने से पहले आपकी उस मिट्टी में वो फसल क्या पोषक तत्व ग्रहण करेगी, ऐसी जानकारी क्यों नहीं देती। यदि यदि ऐसी जानकारी अगर देने लग जाए तो फसल में किसी प्रकार का रोग ही ना आए, और ये ऊपर से स्प्रे करना, फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप लगाना और गहरी जुताई करना, ये सारी बीमारियां ही खत्म हो जाएं। तो इसके ऊपर क्या आप सरकार के पास प्रस्ताव भेजेंगे या आपके जिले में कलेक्टर को अवगत कराएंगे इसके बारे में जानकारी? जी भाई साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, जो आपने बिंदु रखा है, क्या किसानों को हम उस क्षेत्र के लिए जो खेत में उपजाऊ मतलब जो उत्पन्न होने वाली फसल है उसी को लगाएं, ऐसी सलाह देते हैं क्या? तो निश्चित रूप से कृषि हम लोग इसको हमेशा जब भी कहीं चर्चा होती है तो हम ये बातें बताते हैं कि किस भूमि में कौन सी फसल लगानी चाहिए। पर ये किसान जो है, हम सब किसान हैं और हम सब ये जानते हैं कि हमें जिस फसल में प्रॉफिट होगा वही फसल हम लेंगे, भले ही वो जमीन उसके लायक हो या ना हो। ये सामान्य सिद्धांत है। अभी आप पूरे आप होशंगाबाद में चले जाइए, होशंगाबाद में आज की तारीख में पूरा नर्मदापुरम आपका पूरा खरीफ में पूरा धान लगा रहा, 100%। जिसमें सोयाबीन होता था 100% धान में कन्वर्ट हो गया वो एरिया। लगभग लगभग आपका सोयाबीन का एरिया लगभग लगभग खत्म हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एरिया हैं, नरसिंहपुर में भी कुछ क्षेत्र हो गया। तो ये जो किसान को जहाँ प्रॉफिट होता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि उसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो सिर्फ ये देखता है कि आज क्या फायदा होगा। और उसके पास इतना जो सोचने का वो है वो भी उसके पास नहीं है, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस बहुत है किसान की। उसकी आवश्यकताएं जो है वो इन सब चीज़ों में पूरी नहीं होती। जो 10 एकड़ का किसान है, हम सब आज अच्छे से कैलकुलेट करके देख लें तो अगर उसकी मेहनत और पूरी वो निकाल लें तो उसकी उसकी वो पूर्ति प्रतिपूर्ति उससे नहीं होती है। इसी कारण वो वही चीज़ें करता है। हमने कई सारी चीज़ों को बोला किसानों को, जैसे हमारे बालाघाट की हम बात करें तो हम बोलते हैं कि धान के बाद धान नहीं लेना है, सिद्धांत है कि धान के बाद धान नहीं लेना है। पर हमारा किसान बोलता है कि साहब आप अपनी चीज़ें अपने पास रखो, बताओ कितना पैसा दे हो जाएगा आपका। बोले हमको धान जब हम खरीफ में लेते हैं हमको
20 क्विंटल होता है। जब हम समर में धान लेते हैं तो उस धान से हमको 35 क्विंटल धान होता है, और उससे हमें जो पैसा मिलता है वो पैसे से आप दूसरी फसल को रिप्लेस करके बताओ। तो ये कई साल, अच्छा दूसरा, कई सालों से उस जमीन में पडलिंग हो रही, तो दूसरी फसल जब लगाते हैं तो फसल में ग्रोथ नहीं आती। तो ये जो व्यवहारिक परेशानियां हैं, वो परेशानियां जो व्यवहारिक स्थिति है, जो धरातल की स्थिति है, वो आपको रोकती है कि आप कुछ भी काम करने जाए। ये प्रयास करने पड़ेंगे तो धीरे धीरे आएगा। एकदम से अगर आप बोलेंगे कि कोई सरकार कर दे, कोई कलेक्टर कर दे, कोई कृषि विज्ञान कर दे, कोई विभाग कर दे, नहीं, ये आएगी जन जागरण से। क्योंकि ये एक ऐसा काम नहीं है कि सीधा एक आदमी कर दे कि नहीं भैया ये लाइन बना दी। हम चाइना में नहीं रह रहे, चाइना में उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये लैंड है, इस लैंड में आप ये फसल लगाएंगे, दूसरी नहीं लगाएंगे। हम डेमोक्रेसी में हैं, तो हम डेमोक्रेसी में हमारा ये है कि हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास डंडा नहीं है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये वाली जमीन इसके लिए सुटेबल और यहाँ पे सिर्फ आपको यही लगाना है। तो ये एक समस्या है जी। हो जो प्रॉफिट वाली जो बात कही आपने, वो क्या है कि प्रॉफिट प्राप्त करने के चक्कर में किसान को आज के वर्तमान में मजदूर बना दिया गया है, खाद बीज से लेकर ट्रैक्टर डीजल आदि से लेकर के। और किसान अगर प्रॉफिट की अगर खेती करता तो आज किसान कर्जे में ना होता। आज सरकार से केसीसी बनवा रहा है, क्या क्या किसान हर साल कर्जे में डूबते जा रहा है। ऐसी चीज़ों को लालच दे करके उसको प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट वाली तो है, परंतु उसको वो जानकारी तो होना चाहिए कि जो मैं फसल लगा रहा हूँ उस फसल के योग्य मेरी मिट्टी है कि नहीं। मैं उस मिट्टी में रोग आने के बचाव के कारण को ढूंढता रहूँगा और बाहर से दुकानों से अलग अलग दवाई या कीटनाशक से खाद से लेकर के जो चीज़ें ला करके डालूंगा, तो वो प्रॉफिट वाली खेती नहीं होनी, तो मजदूरी वाली खेती हो गई। प्रॉफिट वाली खेती तो वो है कि आत्मनिर्भरता खेती के ऊपर जाएं। जैसे आपने इस संज्ञान में लिया नहीं लिया, खेत के अंदर अपन बांध की मिट्टी या कोई जंगल से छोटे छोटे डैम होते हैं, तलैया होती है, उनकी मिट्टी ला कर डालेंगे अपन, तो वहाँ पर खरपतवार भी बहुत कम होती है और उसमें रोग भी बहुत कम आते हैं। ऐसा मैंने कई बार प्रैक्टिकल किया। हमारे गांव में एक बांध है, हमारे गांव के 50% लोग बांध की मिट्टी का उपयोग करते हैं और भरपूर फसल का उपज लेते हैं। जब तक मिट्टी अपनी पूर्ण पोषण युक्त नहीं होगी, जब तक रोगों से बचाव और उत्पादन में गिरावट, ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो इसके बचाव के लिए ही अपन प्राकृतिक पोषक चार्ट प्रबंधन बनाए, अपन सभी मिलकर के, योगार परिवार मिलकर के, तो बहुत अपन अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और देश के किसानों को एक नई दिशा और नया ज्ञान अपन दे सकते हैं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप बात कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, पर क्या है कि मिट्टी, तालाब की मिट्टी लाना, ये सिर्फ रिसोर्स रिच, जिनके पास संसाधन खूब है वो लोगों के लिए सही है। जिसके पास संसाधन ही नहीं है, आप आइए गांव के 2 एकड़ जमीन का एक किसान है जिसके पास ढंग से वो नहीं है, वो आदमी थोड़ी ना तालाब की मिट्टी ला के डालेगा भाई साहब। तो समस्याएं हमारे देश में बहुत हैं और इन सब समस्याओं के बीच आपको काम करना है। वो रिसोर्स रिच आदमी जो है वो हर तरह के काम कर सकता है, बोले इस साल थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा तो चल जाएगा। पर रिसोर्स पुअर आदमी वो सिर्फ उसी पर अटका हुआ है, तो वो सिर्फ आज देखता है, कल क्या होगा वो नहीं देखता है। उसको भी आपको लेके चलना पड़ेगा, वो भी आपके देश का नागरिक है। तो उसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि भैया डंडा मार के हम, नहीं तेरे को यही करना पड़ेगा। तो ये समस्याएं हैं, हमको प्रयास करने पड़ेंगे, हमको चीज़ों के लिए बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जानकारी नहीं दी जाती हर जमीन के लिए कि इस जमीन में क्या हो सकता है, वही चीज़ें दी जाती है कि जो लाइट सॉइल है उसमें हल्की फसलें बोए, मिलेट्स बोए, पर किसान नहीं करता। हम बोलते हैं कि उसमें दाल वाली फसलें लगाएं हल्की जमीनों में, लेकिन नहीं लगाता उसको। तो उस चीज को लगाना है जो उससे उसमें जिसकी उस हस्तता हो, जो वो आसानी से कर सकता हो, जिसमें उसको मालूम हो वो करना चाहता है। तो ये समस्याएं हैं जी। ओम जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई सर और अच्छी जानकारी मिली। अब मैं आदरणीय सुमित वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी बात कहें। आदरणीय सुमित वर्मा जी। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि मैं आपका लास्ट टाइम ट्रांसफ़र कब हुआ था और आपकी क्या संभावना है कि कटनी ट्रांसफ़र हो जाए हमारे ज़िले में? नहीं, अभी तो मैं तो यहाँ के जो कृषि से जुड़े हैं सबसे पूछ के बात कर करके मैं थक गया हूँ, मगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। फिर मैं अपने ही मन से फिर करने लग जाता हूँ।
नहीं कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और आप योगाहार से जुड़े किसी आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई समस्या है वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है आपका कटनी में, वहाँ संपर्क करें। हाँ 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 वहाँ पर अच्छे लोग हैं तो आपसे आपकी मदद जी जी सर और आदरणीय कुछ राय वर्मा जी और कुछ कहना है क्या? कोई नहीं नई नहीं चीज नहीं बताना है? जी जी जी। जी। आदरणीय अनिल राय जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। आदरणीय अनिल राय जी। जी ओम, सदन को प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम और रमेश हमारे गुरु जी को सादर प्रणाम जिन्होंने हमें समय दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं रिटायर होने के बाद 3-4 साल से मुख्य रूप से जैविक खेती के लिए प्रयासरत हूं, जिसमें हमने एग्रो फारेस्ट्री के रूप में अपने खेत को डेवलप किया है। चारों तरफ पेड़ लगा के बीच में हम खेती करते हैं, जिसमें मुझे कुछ परेशानियां आती हैं। उस संबंध में मैं डॉक्टर साहब का नंबर चाहता हूं, जो नंबर हमको मिल जाए तो हम वो काम करेंगे कि अपने सलाह लें कि कैसे हम अपने पेड़ की सुरक्षा करें और कैसे अपने खेतों में अपने धान इत्यादि को लगाएं। यदि संभव हो डॉक्टर साहब को तो नंबर दे सकते हैं। और दूसरी बात है सोलर ट्रैप जो आपने बताया कि बहुत अच्छे क्वालिटी का यहाँ अभी बन रहा है, तो उसका एड्रेस नंबर दें जिससे हम लोग उसको मंगवा के अपने खेत में लगवा सकें। जी ओम, धन्यवाद। ओम जी। आदरणीय राय साहब को सादर प्रणाम, सादर नमन। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा नंबर आप लिख लीजिए अगर आपके पास अभी पेन हो, 3-4 पहले भी जी है, जी है, उस समय है सर नंबर जी 94258 94258 जी जी 702 94258 हेलो हेलो आवाज आ रही मेरी? जी कुछ क्या कट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हेलो में देख नहीं पाएंगे, देख पाएंगे ऐसा मैं हाँ चैट बॉक्स में लिख दिए सर, ये पता नहीं बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। चैट बॉक्स में डाल दिया मैंने नंबर। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा 9425896702। ठीक है ना? हेलो जी 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 जी। आदरणीय अनिल राय जी कुछ कहना चाहते हैं आप? और ये जो जी उसका आदरणीय ट्रैप का भट्ट साहब ने लिखा है, नोटियाल जी का नंबर लिखा है। यहाँ इंदौर में भी एक लाइट ट्रैप बना रहे हैं जो हमारे वैशंपायन साहब वाला जो है वो कम कीमत में है, 3,500 रुपये में दे रहे हैं वो, तो उनसे भी आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर इंदौर से बना रहे हैं, क्या है उनका नाम, मैं उनका भी नंबर आपको इसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। तो अभी आदरणीय भट्ट साहब ने जी से संपर्क कर सकते हैं, इंदौर में है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। 15 बोल रहे हैं भट्ट साहब, तो ये बहुत कम कीमत का है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो कम में दे वो हमारे लिए बढ़िया है। क्योंकि ये इन्होंने जो डेवलप किया है वो उसका लाइट उन्होंने उसमें जो अल्ट्रावायलेट से जो कम वाला वो किया है, तो उसकी कास्ट ज़्यादा है और पूरा प्लास्टिक का वो है, तो एक बार देख लेंगे। जी 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 धन्यवाद सर। जी आदरणीय मेहरा साहब। जी जी धन्यवाद। आदरणीय शैलेंद्र भैया जी का हैंड राइज है। जी शैलेंद्र भैया स्वागत है आपका।
ओम जी हाँ यहीं पे है वो आगे के मैंने भी ट्रैप का उपयोग अपने खेत में किया है और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिले हैं। और ट्रैप जो विनोद सर आए थे हमारे यहाँ उपहार कार्यक्रम में, उन्होंने बताया था 1500 रुपये उसकी कीमत थी। वहाँ से हम लेके आए थे, उसको लगाया मूंग की फसल में, बहुत ही अच्छे परिणाम। उसका वीडियो भी मैंने उपहार कार्यक्रम में शेयर किया था। तो बहुत ही अच्छी तकनीक है इसका, सभी किसानों को उपयोग करना चाहिए। जी ओम। आदरणीय रंजना जी आगे बढ़ाएं, हम लोग गाड़ी पर हैं इसलिए। रंजना जी। हाँ ठीक है ठीक है। कल्पना जी आगे आगे आप बताइए, अपनी बात कहिएगा कल्पना जी। जी जी जी, आदरणीय बहन कल्पना जी। जी राउत सर से मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे बालाघाट जिला अपने हब बनने जा रहा है, मतलब धीरे धीरे हाइब्रिड बीज के लिए कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, तो सर जी हाइब्रिड बीज अच्छा होगा कि अपने देसी बीजों को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो दोनों में क्या तालमेल रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, बताने का कष्ट करें जी सर। देखिए भाई, हम दोनों तरह की बात करते हैं, क्योंकि हम सरकारी लोग हैं। तो हम जो सरकार कहती है वो हम करते हैं। हमारा हम अपने ज्ञान को अपने पास रखते हैं, पर जो सरकार के निर्देश होते हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और उन निर्देशों में सरकार का ऐसा नहीं कि सरकार लोगों का हित नहीं चाहती, ये सरकार के हित की मतलब जो लोगों के हित की बात है वही हम लोगों को बताते हैं। तो वो हमारा वो होता है। और दूसरा, अब ये एक अलग मुद्दा है कि हाइब्रिड में ज़्यादा वो क्या हाइब्रिड अच्छा होता है या लोकल का अच्छा होता है, तो ये एक अलग मुद्दा है। उसमें वो हाइब्रिड का मतलब ये है कि उसको अगर ये समझे कि दो अगर स्पीसीज में क्रॉस होता है तो उससे जो निकलेगा तो उसमें एक हाइब्रिड विगर होता है, उसको वो दोनों से ज़्यादा होगा। तो ये उस हाइब्रिड विगर को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जब हाइब्रिड विगर को हम एक्सप्लोर करते हैं तो इसके कारण उसमें उत्पादकता ज़्यादा होती है। पर ये जो हाइब्रिड्स होते हैं इनकी फूड डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर उसमें विगर ज़्यादा है तो उसको चाहिए भी ज़्यादा, भोजन ज़्यादा चाहिए। आपकी नॉर्मल वेराइटी जो है, ओपी वेराइटी जो है, जो अपनी ट्रेडिशनल वेराइटी है, उसको अगर हम कहीं भी लगाएंगे तो वो अपना, अगर उसको आप ठीक से खाद नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, तो भी वो कुछ उत्पादन दे जाएगी। पर हाइब्रिड के साथ ये है, अगर आप उसकी आवश्यकता के अनुसार अगर उसको भोजन नहीं देंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो हो सकता है आपको न्यूनतम उसका उत्पादन मिले, वो बहुत कम उत्पादन देगी। तो ये हाइब्रिड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पर वो दूसरी तरफ उसका जो फायदा ये है कि उसमें उत्पादन सामान्य वैरायटी की तुलना में कई कई बार देवड़ा और कई कई बार 2 गुना तक किसी किसी किस्मों में देखा गया है। तो ये उसके हाइब्रिड विगर के कारण होता है। तो इसमें और इसमें फिर हमारी उसकी आस्था की बात आती है, हमारे इथिक्स की बात आती है। तो वो सब चीज़ें के साथ अगर हम चलते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी जो देसी वैरायटी है इनको हमको प्रमोट करना चाहिए। नहीं तो हाइब्रिड से जब आएंगी तो ये जो हमारा ओरिजिनल जो हमारा जर्म प्लाज्म है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ क्योंकि अगर जब हम हायर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम दूसरे रिसोर्सेस के साथ हम हाइब्रिड्स के उपयोग करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग जगह पे अपनी अपनी जगह पर सही है। आपको क्या चाहिए उसकी बात है। धन्यवाद। लेकिन हम यही चाहते कि हम सरकारी तौर पे नहीं, सरकारी योजनाएं और बताएं जरूर, लेकिन एक मानव जाति के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य को लेते हुए हम क्या अच्छा रहेगा ये मतलब हम जानना चाहते कभी भी। तो और आपको ये और एक सवाल था सर जी कि जैसे बारिश में हम लोग धान लगाने की अभी उसी जैसे खार बुआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या जिस जिस बंदी में खेत में हम लोग धान लगा रहे थे, तिलहन की जब बात चल रही है तो खाने लायक तो हम बोले धान, लेकिन बाकी जो जगह है ज़्यादा की उसमें तिलहन के लिए क्या उस बंदी में बो सकते हैं क्या? तिल बंदियों में कि सिर्फ धुरे पे जैसे हम लोग मेड़ों पे बोते थे तिल और तुवल,
बीच बीच में तिल और तुअल। तो क्या उसको हम बंदी में भी लगा सकते हैं क्या तिल को? और बारिश वाले सीजन में हम लोग राई भी लगा सकते हैं क्या? ये बताइएगा कष्ट जी। जी बहुत सुंदर प्रश्न है। एक्चुअली में जब हम तिल की या तुअर की बात करते हैं, इनको पानी कम लगता है और बालाघाट में जितनी बंदियां आपकी बनी है उस सब में पानी भर जाता है, तो आप ड्रेनेज नहीं कर पाएंगे, पानी निकाल नहीं पाएंगे। तो जो ऐसे खेत जिनमें आपका पानी का निकास बहुत अच्छा हो, उनमें आप तिल और अरहर लगाएं। कई सारे खेत ऐसे होते हैं जहाँ पानी का निकास बढ़िया है, पानी रुकता ही नहीं है, आपका बारिश आई और आपका पानी पूरा निकल जाए, ऐसे खेतों में आप तिल और अरहर लगाएं। कोई भी दलहनी फसल या तिलहनी फसल ऐसी खेतों में लगाएं तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और आपकी फसल खराब नहीं होगी। और अगर जो बालाघाट की कंडीशन है, आपने बंधियों में लगाया, जिनको हम बंडेड फील्ड बोलते हैं, पैडी फील्ड बोलते हैं, उसमें अगर आप लगाएंगे तो उसमें आपकी तिल नहीं होगी, अरहर नहीं होगा। तो हम जैसे अभी इधर आप बिनौरा से इधर जो नदी के किनारे वाला एरिया है, इधर पूरी तुअर लगती है। तो इधर इधर साइड जो तुअर लगती है तो वहां पे आप थोड़ा देखेंगे तो वो खाली खेत में जहाँ बंदियां नहीं है वहां पे तुअर लगाते हैं, तो वो उसमें आपकी तुअर खराब नहीं होगी। पर धान वाले खेत में तुअर नहीं लगाएंगे। जी ओम। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी, बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल भैया और बहन कल्पना जी, आपका प्रश्नों का समाधान हो गया। और आगे में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर है, वरिष्ठ वैज्ञानिक, तो मैं उनसे भी अपनी बात रखने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। जो आज धन्यवाद रंजना जी। हालांकि चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। गत 2 दिनों में कुछ किसानों से और कुछ जो कार्यकर्ता है उनसे बात करने का मौका मिला। सबका एक ही कहना है कि आज भी अगर उनके इस पे कोई कीड़े आते हैं, कुछ आते हैं, तो निश्चित रूप से फिर उसमें अगर हम ग्राम सेवक को या इसको किसी को पूछते हैं तो वो हमको सिर्फ केमिकल वाली ही जानकारी देते हैं। तो कम से कम वो जो कृषि सहायक है, ग्राम सेवक है, गांव लेवल पर काम करने वाले, तो वो यदि इस तरह से जैविक के बारे में जानकारी देवे तो अच्छा रहेगा, यही उनका अनुरोध था। धन्यवाद। बहुत सही आपने बात कही है। सामान्यतः जो हम साइंटिफिक कम्युनिटी है या हम लोग जब कहीं बात करते हैं, जब हम कहीं चर्चा करते हैं, तो हम पहले सीधे कीटनाशकों की कभी बात नहीं करते। हम पहले वो प्राकृतिक तौर तरीकों की बात करते हैं कि किस तरह से मैकेनिकली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। फिर हम बायो की बात करते हैं कि जो हमारे बायो एजेंट है, दूसरे जो तौर तरीके हैं उससे कैसे कर सकते हैं। फिर हम बोलते हैं ये जो हम कीटनाशक बनाते हैं, जो हम पौधों से, पत्तियों से, गौमूत्र से ये जो बनाते हैं, इनसे कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। तो हम कभी भी सीधे सीधे हम उस पर नहीं आते हैं। कभी जब कोई साइंटिफिक कम्युनिटी का जो भी खेती को अच्छे से उस तर्क से बात करने वाली बात आती है, तो वो लोग हमेशा इसी पर जोर देते हैं। वो सीधे आपको कीटनाशक की बात नहीं करेंगे। पर चूंकि किसान की दशा ये है कि वो हमेशा जब भी आप कभी भी आपकी मैं मतलब पिछले 20 साल के अनुभव से बात कर रहा हूँ, तो कृषि विज्ञान केंद्रों में हमारे पास किसान कब आता है, जब उसकी फसल में इंसेक्ट बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान कर चुका होता है। तो जब नुकसान की स्थिति, एक्चुअली में जितनी भी हमारी जो पद्धतियां हैं, ये पद्धतियां हमारी प्राकृतिक खेती की पद्धति हो या दूसरे जो हम बायो एजेंट की बात करें, ये सब कब काम करती है, ये समन्वित काम करती है, इंटीग्रेशन पे काम करती है। ये ऐसा नहीं कि आपके खेत में डिसीज आ जाए, आपके खेत में इंसेक्ट पेस्ट आ जाए और उस समय काम करे। उस समय सिर्फ आपका केमिकल काम करता है। तो उस समय मजबूरी होती है कि आपको सिर्फ केमिकल बताना पड़ेगा। तो हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, किसान का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो क्रॉप को जो मॉनिटर करता है, वो मॉनिटरिंग सिस्टम उसके पास नहीं है। हम किसानों को हमेशा यही सलाह देते हैं, जब भी मैं कहीं मंच पे जाता हूँ या किसानों की बात करके, आप खेत को रोज देखिए, आप खेत के फसलों के पास जाइए, फसल खेत के अंदर घुसिए। रोज अगर आप खेत के अंदर जा रहे हैं तो फसल आपको बोल के बताएगी कि मुझे क्या चाहिए। पर सामान्यतः अभी हमारी हो गई मोटरसाइकिल फार्मिंग। यहाँ से किक मारा उसने, घर से किक मारा किसान ने, वहाँ पे जाके
रोड पे, खेत पे, मेड़ पे, मोटरसाइकिल के स्टैंड पे खड़ी किया, मेड़ घूमा, वापस आया, फिर से किक मारा, वापस घर। तो ये हमारी फार्मिंग की स्थिति है। तो खेत की वस्तुस्थिति पता नहीं चलती है। उसके पास इंसेक्ट पेस्ट का अटैक, जब सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, विजिबल सिम्टम्स हो जाते हैं। विजिबल सिम्टम्स कब होते हैं? कम से कम 8 से 10 दिन बाद। अगर मान लो किसी इंसेक्ट ने कोई डैमेज किया है शुरू करके, वो हमको दूर से खेत में दिखने लगेगा तो उसको 10-15 दिन लग जाते हैं। अगर हम धान की बात करें, स्टेम बोरर आता है। स्टेम बोरर अगर उसको काट देता है नीचे से वो बाली को, तो वो 12 दिन बाद सूखी हुई दिखती है, 12-15 दिन बाद। जब वो सूखी दिखती है तो किसान बोलता है, अरे साहब मेरे यहाँ तना छेदक आ गया। तो वो तना छेदक तो अपना काम करके अब तक प्यूपेट होने की कंडीशन में चला गया। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बताती है हमको मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करनी है। और ये जो लाइट ट्रैप है, ये मॉनिटरिंग में बहुत मदद करता है, मॉनिटरिंग में और कंट्रोल में। तो इससे हमको फायदा मिलेगा। तो थोड़ा सा मॉनिटरिंग को हम ठीक करेंगे तो हमारी दवाइयाँ कम हो जाएगी। लोगों को हमको इसी को समझाना है कि भाई तुम जब कीड़े आए नहीं उसके पहले हमको व्यवस्था करनी है। कीड़े आने के बाद व्यवस्था करोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर हमको कीटनाशक ही डालने पड़ेंगे। जी ओम। हेलो हेलो। जी 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 अरे जी जी डॉक्टर साहब रोशन लाल जी, जब किसान कैसे पता लगाएगा? आप बताओगे नहीं उसको? फेरोमोन ट्रैप उसका है, जैसे स्टेम बोरर का है, आप उसको बताओ ना कि एक लगा लो। आपको मॉनिटरिंग कैसे पहचानेगा कि मेरे खेत में आया कि नहीं आया? एक लगावे ना, एक लगावे, 1 एकड़ में 1 हेक्टेयर में एक लगा दे, तब तो मॉनिटरिंग। भाई स्टिकी स्ट्रिप बताओ, ये जो सिंपल टेक्निक आप बताएं, किसान कैसे जाने? हम आप नहीं पहचान सकते भाई। ठीक, ओके। जी डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम फेरोमोन ट्रैप की, लाइट ट्रैप की बात कर रहे हैं, पर किसान अपने खेत में घुसेगा, उसको खेत में फसल में कोई भी उसको प्रॉब्लम दिखेगी ना भाई। वो ये तो नहीं जानता कि उसमें क्या आया है, अरे हम आप नहीं प्रॉब्लम तो पहचान पा दिखेगी। रहे हैं, आप कितना कीड़ा पहचान पाते डॉक्टर साहब? हम बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो समस्या है किसानों की। और केवीके वाले हो चाहे विभाग हो, जब तक कहीं खुद डिमांस्ट्रेट करके नहीं दिखाओगे, आप वहाँ निकलेंगे एक किसान के यहाँ करा के दिखाएं कि देखिए ये फेरोमोन ट्रैप लगाओ, ये स्टिकी स्ट्रिप लगाओ, वो मॉनिटरिंग के लिए होता है। अगर ये खेत में किसान के खेत में लगा है, एक ही पट्टी लगी तो उसे पता चलेगा मेरे खेत में, उसको पहचान कराएंगे जब आप लोग, तभी वो जान पाएगा। कैसे वो पहचाने कौन कीड़ा है, कौन बेनिफिशियल है और कौन हानिकारक है? नहीं, हमारा मेरा मेरा कहने का ये नहीं था कि मतलब क्या पहचानेगा वो। मेरा ये था कि मॉनिटरिंग उसकी जरूरी है, कि वो देखे तो, खेत में जाए तो। भाई ये जो खेत में जाने की बात मैं कह रहा था, मेरा ये नहीं था कि वो। हेलो। यही किसान फंसा है डॉक्टर साहब। जब तक हम लोग उसको सही रास्ता, जैसे कह रहे हैं ना, सही सीधे, जो अभी कोई कह रहा था, केमिकल ही बोलना शुरू करता है आदमी, चाहे कोई बोले, चाहे केवीके वाला बोले, चाहे विभाग वाला बोले, मैं नहीं कह रहा। पहले वो दूसरे रास्ता बतावे तो उसको, मॉनिटरिंग के लिए रास्ते बताओ, कैसे पहचानेगा कौन कीड़ा हानिकारक है, कौन मेरे लिए लाभदायक है। पहले खुद पहचाने लोग और उसको पहचावे, तभी रास्ता है डॉक्टर। जी 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 धन्यवाद आदरणीय रोशन लाल जी और आदरणीय विनय कुमार जी। बहुत सुंदर चर्चा। और मैं आगे, हमारा समय हो रहा है, और अगर इस विषय में किसी भाई या बहन का कोई सवाल है तो कृपया अपना हैंड रेज करें। अगर बात रखनी है तो कृपया बात रखें। आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी, जी स्वागत है। जी ओम। पुनः सदन को नमन वंदन। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, और इसमें से, इस चर्चा से ही हमें रास्ते निकालने हैं। और ये इतना आसान कार्य भी नहीं है। जैसे कि बात हो रही है कि हाइब्रिड बीज यदि हम ले रहे हैं बाजार से, और फिर हम बात करते हैं जैविक पर, तो ये बिल्कुल विरोधाभास वाली बात है। क्योंकि उन बीजों को तैयार किया गया है उसी तरीके से कि यदि ये आप केमिकल यूज नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला। दूसरा, बीमारियां भी आएंगी। तो यदि हमें करना है जैविक, तो हमें जाना पड़ेगा अपने देसी बीजों की तरफ। ये मेरा भी अनुभव है अपना खुद का।
क्योंकि जब हम हाइब्रिड बीज ला करके और फिर हम उनको जैविक पे रखना चाहेंगे तो ये असंभव कार्य है, बड़ी चुनौती है ये, कि हमें उत्पादन भी ज्यादा चाहिए और हाइब्रिड बीज यदि हम लाएंगे तो ये कल्पना है। हम जितनी बातें हम कर रहे हैं और जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, वाकई अपने आप में ये बड़ी चुनौती है। तो इसका बीच का रास्ता क्या हो, कैसे हो, वो हम अपने अनुभव से ही निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति है ये, कि जैसे हमारी देसी गायें और हमारी जो अब नई नस्लें आ गई हैं कि उधर वो दूध ज्यादा देती है और देसी गाय दूध कम देती है। अब वो दूध ज्यादा देती हैं तो उनको डाइट भी चाहिएगी, डाइट आप उसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे तो गाय बीमार हो जाएगी। ऐसी बीमार होगी कि जितने में आपने गाय ली और उसकी परवरिश की तो सब गड़बड़। ठीक यही मैं अनुभव करती हूँ अपनी जैविक खेती पर और हाइब्रिड बीजों पर और देसी बीजों पर। तो ये हमारा चुनाव है, इसमें हमें चुनाव करना है कि हमें यदि जैविक करना है तो देसी बीजों को तो बढ़ावा देना पड़ेगा और उसमें हमें बड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। कुछ चुनौतियां आएंगी, जब हम कुछ परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं तो समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का निराकरण हम वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करके और अपने अनुभवों से एक तालमेल बिठा करके ही इस पर कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जी, जो मैंने अनुभव किया और जो मुझे महसूस हो रहा है, अपना जो मैं कार्य करती हूँ उसी के अनुसार मैंने बोला है। जी ओम, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय सुमित वर्मा जी भैया को सादर निवेदन करती हूँ, आपका हैंड राइज है। जी मेरा थोड़ा एक अलग से प्रश्न था। मैं एक बायोगैस टैंक अभी बनवा रहा हूँ, तो अभी समूह में कोई सदस्य अगर मड पंप यूज किए हों तो सुझाव चाहिए था कि कौन सा सही रहेगा। मड पंप जो गोबर का जो स्लरी निकलेगा उसको खेतों में फैलाने के लिए, अगर कोई प्रयोग करते हैं अपने खेतों में तो थोड़ा मार्गदर्शन करें कि कौन सा लेना सही रहेगा। जी जी आदरणीय सुमित भैया ने जो सवाल किया है, अगर किसी को समाधान है तो फिर अपनी बात रख सकता है। शायद शरद भैया ने कुछ मड पंप पे काम किया है, किसी ने अच्छा। एक बार में बताया था मड पंप से कर्मचारी है। सारा जो स्लरी कर रहा है करके, शायद शरद भैया से बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक। जी 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 शरद भैया, धन्यवाद। आप तक आवाज आ रही है? जी 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 बहन जी, आगे है भाई जी, बताइए। शरद भी आप मड पंप यूज करते हैं क्या बायोगैस टैंक का स्लरी कौन खेत सा में फैलाने गोबर है के लिए? आपके पास खेत में फैलाने के गोबर लिए? एक गैस तो वो आप सीमेंट पका वाली है, हुआ। पक्का हाँ जी, पक्का टैंक सीमेंट वाली। अच्छा 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 अच्छा। तो आप गो अमृतम बना लें, अगर आपको वहां पे कल्चर मिल जाएगा गो अमृतम का हाँ हाँ। तो वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। नहीं, वो स्लरी सीमेंट, को फैलाने के लिए जो एक गड्ढे में इकट्ठा करेंगे स्लरी, उसको फैलाने के लिए मड पंप अगर आप यूज करते हैं क्या? हाँ मड पंप मिलता है, मड पंप से कर लीजिए। नहीं, तो वो आप कौन सा आपको लिए गीली हैं? यूज करनी है, उसमें पानी आपको क्या है, उसमें आपको पानी निरंतर छोड़ना पड़ेगा और जी उसमें मड पंप डाल दीजिए। मड पंप से आप अपने खेत में छोड़ सकते हैं। ओके। नहीं, आप कौन सा यूज करते हैं, कौन से? हमारे पास टैक्समो का है मड पंप, ओके, ठीक। कितने एचपी का टैक्समो लिए हैं आपने? कंपनी का, ये 5 HP का रहता है। ओके, ठीक है। पर ठीक है आपका भैया। जैसे कितना खेत है, आप 3 HP का भी ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, 3 HP का ही सोच रहा हूँ, मतलब 5 एकड़ है तो खेत तो। हाँ हाँ, इसलिए आप 3 HP का भी ले सकते हैं। और हाँ हाँ। उसमें जो पाइप अगर आप यूज करना चाहें तो स्प्रिंकलर वाला जो 2.5 इंची आता 75 mm का, जी वो क्लैंप वाला, वो यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। जी जी, वो आपका और 5 सीधा एचपी वाला कितने दूर तक ले जाता है? वो 1000 फीट तक।
ओके ओके ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है ना। जी 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 धन्यवाद आदरणीय सुमित भैया, और समाधान कर दिया आदरणीय शरद भैया ने आपके सवाल का। और अब हमारा समय 8:27 हो रहे हैं, हम समापन की तरफ चलते हैं। आज की सुंदर कक्षा और सुंदर चर्चा के साथ मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ कि आप आए और आज का आभार करा दी। जी जी भाई, आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज कमलेश बहन जी ने बहुत जोश के साथ योग कराया, उनका बहुत बहुत आभार। आज हमारे योगाहार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनिल राय जी, उनका बहुत आभार। अस्थिवर तिवारी जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, उनका बहुत बहुत आभार है कि क्लास में वो हमेशा जुड़ते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं। डॉक्टर रोशनलाल राउत सर, गजानन बाजड़े सर, कल्पना बहन जी, कविता रानी, कृष्ण कुमार महतो जी, कुसुम भारद्वाज मैडम जो हमें टिप्स देती हैं और बहुत अच्छे अच्छे योगाहार में बहुत अच्छे अच्छे योगाहार लाती हैं। ओमकार नाथ जी और हमारे पतंजलि टीम जो जुड़ी हुई है, रमेश दादू, हमारे रूप सिंह भैया, सीमा बहन जी, शैलेश यादव जी, सुमित वर्मा जी जो काफी दिन बाद जुड़े, उमा शंकर प्रसाद जी, विनोद भट्ट सर, उनका बहुत बहुत आभार है जो जुड़े। विनय सर जो हमें टिप्स देते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और मुन्नीलाल सर जी और जो लेफ्ट हो गए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। रंजना बहन जी का बहुत आभार है कि वो बड़ी कुशल पूर्वक संचालन करती हैं। और जो लेफ्ट हो गए उनका भी बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए योगाहार सदस्यों के साथ फिर मुलाकात। जी ओम प्रणाम। जी जी आपका भी शरद भैया बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम। मैं सभी लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इसमें एक 5 वर्षीय महाराष्ट्र की बालिका है जो नर्मदा परिक्रमा कर रही है अपने माता पिता के साथ। आप सब लोग भी दर्शन कर सकते हैं। जी सर, कराइए। सर आया नहीं फोटो? हम प्रिय पंकजन प्रिय पंकजन वाह नर्दे हर नर्दे हर नर्दे हर नर्दे हर नर्दे हर नर्दे हर मदे हर। नर्दे हर वाह जय हो माता जी। मम्मी
बहुत अच्छा शैलेश भैया, बहुत। शरद भैया ओम। ओम जी ओम। शरद भैया हम आ गए आपके यहाँ। बहुत अच्छा। काहे की बहुत अच्छा। हाँ आप बताओ। इधर ही चल रहा रहो अब है महीने 2 में। उन गाँव चल रहा है, उन गाँव जो गाँव वो आदिवासी गाँव। उधर वो मोबाइल उधर ही रखे आना। जी आ जाओ आप तो महीने 2 महीने इधर ही। हाँ